वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शरद एट टॉक विद टॉक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप पेशेंसली मुझे सुन रहे हैं। और मैंने जो लास्ट टाइम बात की कि किस तरीके से हम कंजेक्चर के थ्रू, जिसके एक ट्रायड जिसमें एक कॉर्नर ऑर्गन, सेकंड कॉर्नर मैटेरिया एंड थर्ड वन इज रिपर्टरी, किस तरीके से हम अगर इन तीनों का कंजेक्चर बनाते हैं और हम लोगों को क्योर मिलता है। आप सब लोग मुझे इस कंसेप्ट के लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ साथ आप लोगों के कुछ सजेशंस भी मुझे मिले हैं, जैसे कि रिपर्टरी का जो रूब्रिक्स हैं वो मैं स्क्रीन पे फ्लैश करूं, उसको भी मैं आगे ध्यान रखूंगा और मैं उनको अपनी स्क्रीन में डालने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट केस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमने उसमें रूब्रिक सेलेक्ट किया। आई थिंक आप सभी को याद होगा दैट केस, फीवर विद पेलर विद जॉन्डिस, जिसमें कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी मैंने शेयर की थी आप सभी लोगों के साथ। तो उस केस में आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने फ्रॉम द डे फर्स्ट उसमें मेडिसिन के लिए एक रूब्रिक सेलेक्ट किया। रूब्रिक सेलेक्ट करके वो मेडिसिन सेलेक्ट की और मेडिसिन दी गई और पेशेंट में धीरे धीरे उसमें विद इन 72 आवर्स रिजल्ट आने शुरू हो गए थे। लेकिन वहीं पे जो हम लोगों के जो काउंटर पार्ट्स हैं एलोपैथिक में, किस तरीके से उन लोगों के व्यूज चेंज हो रहे थे। पहले उन लोगों ने उसका कॉज जो है फीवर को एक इन्फेक्शन माना कि इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस और फीवर डेवलप हो रहा है, और साथ साथ ही एनीमिया होने का कॉज उन लोगों ने उसको मेंसेस की वजह से उसके साथ माना। जैसे कि आपको याद होगा, नहीं सभी लोगों को याद है तो आप एक बार लास्ट वीडियो पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही समय बीता तो उन्होंने बाद में उसको हीमोलिटिक जॉन्डिस की तरफ उसको डायग्नोज किया और कहा कि ये फीवर भी उस मलेरिया ओरिजिन की वजह से था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उन लोगों के बार बार थॉट्स चेंज होते हैं। और ऑर्गन भी हमेशा ऑर्गन में भी यही चीजें लिखी हुई हैं कि हम लोगों को उस हिडन इंटीरियर की तरफ कंसंट्रेट नहीं करना है। हम लोगों को कंसंट्रेट करना है उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम की तरफ, या टोटलिटी ऑफ सिम्टम के साथ साथ जो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम विद द हेल्प ऑफ ऑर्गन एंड विद द हेल्प ऑफ रिपर्टरी एंड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया मेडिका। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया गया होता, जैसा कि बार बार एडवाइस थी एलोपैथिक फ्रेंड्स की तरफ से, तो इस केस में क्या होता, या ऑर्गन में इस तरीके के केसेस के लिए क्या इंडिकेशन लिखे हैं कि किस तरीके से अगर बहुत लंबे समय एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है या बार बार उनमें मेडिसिन चेंज होती हैं या बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो ऐसे केसेस में किस तरीके की कंडीशन पैदा होती है, उसके लिए मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो डॉक्टर हनीमैन ने 74 एफोरिज्म में इस बारे में लिखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ध्यान से और बहुत ही प्रिसाइजली उस चीज को उन्होंने उसमें नोट किया है। मैं पढ़ता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अमोंग द क्रॉनिक डिजीज वी मस्ट स्टिल अलास reckon those so commonly met with artificially produced in allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicine in the large and increasing dose by the use of different kind of harsh medicines। यहाँ एक बहुत लंबा पैराग्राफ है जिसमें उनके सबके नाम लिखे हैं, मैं उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूं। आगे मैं पढ़ता हूं। वेयर बाय द वाइटल एनर्जी इज समटाइम्स वीकेंड टू एन अनमर्सीफुल एक्सटेंट, sometime if it do not succumb gradually abnormally deranged, ब्रैकेट के अंदर लिखा है by each substance in a peculiar manner, जो ऊपर सब्सटेंस उन्होंने दिए हैं, in such a way that in order to maintain life against these inimical and destructive attacks it must produce a revolution in organism and either deprived some part of its irritability and sensibility or exalt these to an excessive degree, cause dilatation or contraction, relaxation or induration, or even total destruction of certain part and develop faulty organic
alteration here and there in the interior or the exterior, cripple the body interior and externally in order to preserve the organism from complete destruction of life by ever renewed hostile assault of such destructive forces। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जब बहुत लंबे समय तक बहुत हार्श मेडिसिन और बहुत ही क्या कहना चाहिए क्रूड ड्रग्स बॉडी के ऊपर यूज की जाती हैं उन डिजीज को दूर करने के लिए, तो धीरे धीरे जो हमारा लाइफ प्रिंसिपल है वो वीकेंड होने लगता है। वीकेंड होने के साथ उन्होंने वर्ड यूज किया है कि अगर वो सकम नहीं हुआ, सकम का मतलब होता है कि मतलब वो धीरे धीरे वो खत्म नहीं हुआ, मतलब अल्टीमेटली वर्ड डेथ ना यूज करके उन्होंने इस तरीके से इसे फिलॉसफी में लिखा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारा वाइटल एनर्जी है या वाइटल प्रिंसिपल है वो धीरे धीरे बहुत वीकेंड हो जाता है और अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारे तरीके से चेंजेस अपने अंदर लाता है। यहां से जो मॉडर्न मेडिसिन में जो पैथोलॉजी है, जो हमारा पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है या जो पैथोलॉजी जो वर्ड है वहां की शुरुआत होती है। और उन्होंने लिखा कि वो उसमें चेंजेस लाके इस तरीके से चेंज होते हैं कि इट मस्ट प्रोड्यूस ए रिवोल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म, आइदर डिप्रीव्ड सम पार्ट ऑफ इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी मींस इन्फ्लामेशन, एक्साल्ट दीज टू एन एक्सेसिव डिग्री काजिंग डायलेटेशन और कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हाइपरट्रॉफी या hypertrophy, relaxation, induration, it is also the part of pathology, and total destruction even certain parts, मतलब atrophy या and develop faulty organic alteration here and there in the interior and the exterior, कि बॉडी में कहीं ना कहीं वो इस तरीके के चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि वो एक नए तरीके से हमारी बॉडी पे या सरफेस पे नजर आते हैं। और यही वो पैथोलॉजिकल डिजीज है जिसको डॉक्टर हनीमैन ने ड्रग डिजीज बोला है और साथ साथ कहा है कि ये कोई अलग तरीके की डिजीज नहीं है, ये कोई नेचुरल डिजीज नहीं है, ये वाइटल फोर्स का उनके लिए रिएक्शन है जो कि बहुत लंबे समय तक क्रूड ड्रग्स बॉडी के अंदर यूज की जाती है। हाँ, वन पॉइंट हेयर टू बी नोटेड, कुछ थॉट्स ऑफ स्कूल्स में, होम्योपैथी के कुछ थॉट्स ऑफ स्कूल्स में इसको सोरा सिफिलिस साइकोसिस से जोड़ा है। ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सोरा सिफिलिस साइकोसिस बिल्कुल नहीं है, ये ड्रग डिजीजेज है। जो प्योर मियाज्मेटिक डिजीज है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। 74 अफोरिज्म के बाद जब हम 75 अफोरिज्म पढ़ते हैं तो डॉक्टर हनीमैन ने इसी को और हाईलाइट करते हुए आगे भी लिखा है कि ये प्रॉब्लम किस एक्सटेंट तक हो सकती है। These inroads of human health affected by the allopathic non-healing art bracket, more particularly in the recent time, are of all chronic disease most deplorable, the most incurable, and I regret to add that it is apparently impossible to discover or to hit upon any remedy for their cure when they have reached any considerable height। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसका एक्सटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा तो वो डिजीज इनक्योरेबल हो जाती है और उसके लिए कोई भी दवाई का चुनाव कर पाना बहुत मुश्किल है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि क्योंकि वाइटल होम्योपैथ के लिए जो वर्क करने के लिए चाहिए दैट इज वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी अपने अल्ट्रेशन को बॉडी की सरफेस पे शो करेगी विद द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। अगर वाइटल एनर्जी ही बहुत वीक हो जाएगी और वो किसी तरीके का भी कोई साइन एंड सिम्टम नहीं देगी तो उसके लिए मेडिसिन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम में बहुत तरीके से इवन लोगों ने बाकी और ग्रुप बना के या अपने आप को बहुत
अच्छे से मतलब डेवलप करके, या ये कहिए कि फिलॉसफी को और आगे डेवलप करके इन पे भी काम किया है। बट इनफैक्ट इनक्योरेबल तो रहते ही हैं इस तरीके के केस एक लेवल के बाद जाके। अब बात करते हैं कि जहां से हमने शुरुआत की थी कि अगर ये हॉस्पिटलाइज होता केस तो फिर क्या होता। हॉस्पिटलाइज होता तो डेफिनेटली उस समय जो सिम्टम्स थे दैट वाज द टेम्परेचर, तो सबसे पहले एंटीपायरेटिक दिया जाता, साथ साथ एंटीबायोटिक्स दी जाती। और ये जरूरी नहीं है कि उनसे केस में रिकवरी आती, क्योंकि वहां पे जो पैथोलॉजी जो मानते हैं वो लोग, अगर वो एग्जैक्ट मैच नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आने के बाद वहां वाइटल एनर्जी धीरे धीरे वीक होने लगती है। तो दोनों तरफ से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सटेंड होने पे। जब टाइम एक्सटेंड होता है ट्रीटमेंट का, तो जितना भी हार्श मेडिसिन यूज होती हैं, जो कि 74 अफोरिज्म में लिखा है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे वाइटल एनर्जी वीक होनी शुरू हो जाएगी। प्लस जो हार्श मेडिसिन के ऑलरेडी अपने साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि वो लोग साइड इफेक्ट्स वर्ड यूज करते हैं, एग्जैक्टली होम्योपैथी तो उनको वाइटल एनर्जी का ही एक तरीके से कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोलती है उसको। जो ये अगर हम देखें कि इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म, तो उसका साइड इफेक्ट बॉडी में डेवलप होता ही होता। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जिस तरीके से एनीमिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता, तो आप जब इसमें 74 के फुटनोट को पढ़ेंगे तो वहां पे डॉक्टर हनीमैन ने लिखा है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है या कुछ केसेस में ब्लड बॉडी से निकाला जाता है, बहुत केसेस ऐसे थे पहले, अभी तो इस तरीके का ट्रीटमेंट कम यूज होने लगा, तो उससे भी वाइटल एनर्जी वीक होती है। और थर्ड पॉइंट है कि एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट इसमें स्टार्ट हुआ, जैसे एंटी क्लोरोक्विनिन वगैरह ये लोग यूज करते। तो उसके बाद हो सकता है कि जो इसका जो कॉज था जिसको वो मलेरिया मान रहे हैं वो शायद कंट्रोल हो जाता, बट आफ्टर मलेरिया ट्रीटमेंट भी बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट बॉडी में बहुत लंबे समय बचते हैं। और इस पे भी आप बात कर सकते हैं कि इनफैक्ट जो रूमेटिज्म है या सिंपल आर्थराइटिस बोलें, तो आर्थराइटिस के बहुत सारे केसेस में अगर आप एक टेबुलेशन करेंगे, आप उनको अपने केसेस को एक जगह कंपाइल करेंगे, तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे केसेस में वो पेशेंट मलेरिया तो नहीं बताएगा, लेकिन वो बोलेगा कि हाँ फीवर आया था, या बहुत लंबे समय तक मुझे ठंड लग के फीवर आता था। तो डेफिनेटली ये चीज़ें थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचने की हैं कि इस तरीके के साइड इफेक्ट्स आगे होते हैं, या ये सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर हनीमैन ने बोला है कि डिजीज को एग्जैक्टली क्योर करने का तो एक ही तरीका है, दैट इज ओनली द सिम्टम सिमिलरिटी। अगर आप कोई भी एंटीपैथिक ट्रीटमेंट या एलोपैथिक ट्रीटमेंट यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ थोड़े समय के लिए आराम होता है, बाद में और सिम्टम वायलेंट फॉर्म में आते हैं। यहाँ इन YouTube वीडियोस के माध्यम से मैं जर्नल जो पब्लिक, जो मेरे जो जर्नल फ्रेंड्स हैं वो भी इनको देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी में रहना ट्रीटमेंट के लिए ये भी हमेशा हानिकारक होता है। आज के टाइम में हम केवल अपने एलोपैथिक फ्रेंड्स के लिए कहें कि वो बहुत हार्श मेडिसिन या बहुत एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि अभी पेशेंट सबसे ज़्यादा जल्दी में है, वो डॉक्टर पे बहुत प्रेशर बनाता है, वो गूगल और बाकी सब नॉलेज के साथ आता है। तो ऐसे में जो हम लोगों के जो काउंटर पार्ट हैं वो लोग बहुत प्रेशर महसूस करते हैं और उन लोगों को ओवरडोज करनी पड़ती है। तो मैं जनरल पब्लिक को भी ये कहना चाहूँगा कि गिव सम टाइम। और जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो बहुत हार्श हैं, तो उनकी जितनी मिनिमम से मिनिमम डोज जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करना चाहें वो उन्हीं पे रहने दें, आप उन पे अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं। क्योंकि वो अपनी मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनको पता है कि उनकी वेल प्रिस्क्राइब डोज क्या है। ओवरडोजिंग में बहुत कुछ हाथ आज जनरल पब्लिक का भी है। दूसरा,
आप जर्नल केमिस्ट के पास जाके कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ना लें, क्योंकि ये मेडिसिन बहुत ही हार्श होती हैं। इवन नॉट इवन एलोपैथिक मेडिसिन, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी डायरेक्ट काउंटर से कभी परचेज नहीं करनी चाहिए। ना टाइप होना चाहिए कि अभी बहुत सारी बीमारियों के लिए आप लोग टाइप हो चुके हैं। तो ये जो तरीके हैं, ये सबसे ज्यादा जो नुकसान आप ही लोगों को पहुंचा रहे हैं। और मेरा इस वीडियो से आप लोगों को सबको यही सलाह है कि हमेशा एक अच्छे डॉक्टर पे जाएं, वहां उस पे विश्वास करें, उससे डिस्कस करें और उसके दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को लें। आपकी हेल्थ इससे हमेशा अच्छी रहेगी। फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, डॉक्टर हनीमैन discuss about the classification of disease, which will we try to discuss in our next upcoming video. Till then, do like, share, comment and subscribe my YouTube channel Talk with Tom.